मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम टू सैनी सर इंग्लिश क्लासेज। साथियों, MGGS और विवेकानंद मॉडल स्कूल एग्ज़ाम 2024 के लिए इस मुहिम में आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इसी मुहिम के इस कड़ी के अंदर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के अंदर डेपुटेशन और ट्रांसफ़र का ये गोल्डन चांस है। इसी मुहिम में हमारा ये तीसरा वीडियो आज है। टेंस के 2 वीडियो हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके हैं और ये 3rd वीडियो आज है टेंस का। वैसे तो टेंस का बेसिकली जो टॉपिक था वो मैंने पूरा करवा दिया था। 6 या 7 रूल्स के अंदर हमने ये टॉपिक पूरा कवर किया था। और अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वो एग्ज़ाम में आए हुए एग्जाम्पल्स की एक सीट है, वो पहले हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेंस से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये भी टेंस का ही पार्ट है। इसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम अपने को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्पेशल आज हम कंडीशनल सेंटेंस जो एक टेंस का भाग है उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम अपने आप का टेस्ट करने के लिए टेस्ट योर सेल्फ, ये आप देखिए, टेस्ट योर सेल्फ। तो ये हम इससे पहले करेंगे कि अपने आप का टेस्ट करेंगे कि जो पहले हमने जो टेंस का टॉपिक पढ़ा है वो नियम हमें कब तक कहाँ तक याद है और किस तरीके से, ये देखो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बार देख लेते हैं। देखिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला, आई स्पेस टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। कोई भी एग्जाम्पल हो, हम रूल के हिसाब से चलेंगे। कोई ना कोई बात उसमें ऐसी होगी जो कोई रूल समझ में आए, वो पकड़ में आए वो बात, तो डायरेक्ट वहाँ से हम कनेक्ट करके और आंसर निकालेंगे। जैसे इसमें बिफोर को देखते ही माइंड में आना चाहिए कि बिफोर का कोई रूल मैंने आपको बताया था कि बिफोर और आफ्टर इसका रूल है कि बिफोर अगर वाक्य में दिया हुआ हो तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बिफोर के पहले हेड होता है और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड होता है। तो ये बिफोर से पहले हेड लगेगा, इसका मतलब ए इसका आंसर नहीं आएगा, बी इसका आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, सी और डी, इन दोनों में हेड है। और हैज हैव हेड के बाद हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब की 3rd फॉर्म देखा जाए तो ये हेड है और ये वर्ब की टेकन 3rd फॉर्म है, यानी सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिफोर से पहले हेड लगता है और वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। तो ये हेड टेकन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैनी ऑफ अस हैव स्पेस सिंस मॉर्निंग। सिंस को देखते ही तुरंत माइंड में आना चाहिए कि ये रूल लग गया इसके अंदर। मैंने कुछ रूल्स आपको लिखवाए हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको याद करने के बाद में किस तरीके से उनको काम में लेना है वो देखिए आप। सिंस को देखते ही आपके माइंड में आ गया कि 4 सिंस का नियम लग गया। 4 सिंस का नियम है कि वाक्य में हैज़ बीन या हैव बीन होता है, यानी बीन वाला वाक्य ज़रूर बनता है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, इसमें बीन नहीं है। और बीन के बाद हमेशा ING होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ये ए ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बीन के बाद ING नहीं है। और सी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें बीन के बाद ING नहीं है। और ये बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीन और ING हैव इसमें पहले से दिया हुआ है। मैनी ऑफ अस हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस जो है इस तरीके से सिंस का नियम लग जाएगा और ये वाक्य सही बन जाएगा। 4 सिंस के वाक्य एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप विशेष इसका ध्यान रखें। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि 4 और सिंस प्लस टाइम। तो 4 सिंस प्लस टाइम का रूल यही है कि बीन जरूर लगेगा, वहाँ बीन लगा दें, वाक्य सही बन जाएगा। तीसरा नंबर सेंटेंस। थर्ड नंबर सेंटेंस देखते हैं। स्पेस सी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे एवरी मंथ ऑलवेज यूजुअली। याद करो क्या नियम था, आई होप आपको याद होगा, याद कीजिए। ऑलवेज, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ वर्ब की 1st फॉर्म का रूल है ये। इसमें आएगी वर्ब का पहला नंबर, 1st फॉर्म आएगा। और यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य बढ़ा रखा है इसने, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 1st फॉर्म तो यहाँ कोई मायना नहीं रखती क्योंकि गो अंदर है। तो 1st फॉर्म का डू या डज होता है। डू डज में से सी एक वचन है तो इसके साथ डज आ जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ एस या ES लग जाता है हमेशा, तो ये हो जाएगा डज सी गो टू द लाइब्रेरी एवरी डे। वैसे भी आप देख लो, इज एम आर वॉज वर, इनके बाद वर्ब के अंदर ING होता है और यहाँ ING है नहीं, केवल गो है, इसका मतलब सी तो आएगा नहीं। हैज हैव हेड के बाद हमेशा 3rd फॉर्म होती है। अभी ऊपर आया था हेड के बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म होती है।
यहाँ गो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, डी भी नहीं आएगा। अब बचा डू और डज, तो सी एक वचन है तो आंसर क्या आएगा? डज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पेस डेली इन 2010, कोई सा भी रूल डायरेक्ट पकड़ में आने वाला नहीं है इसमें, ऑलवेज का नियम भी नहीं है, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट मंथ ये रूल भी नहीं है सेकंड फॉर्म का। फोर सिंस प्लस टाइम, बीन जरूर लगेगा, बीन प्लस आईएनजी ये नियम भी इसमें नहीं है। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर टेंस, शैल विल ये भी इसमें रूल नहीं लग रहा है। बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद में हेड वो भी रूल नहीं है। ऐसी स्थिति हो कि ये रूल कोई से भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो कोई बेसिक बात है उसके आधार पे आंसर आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार बने और ये भी ओरिजिनल बना हुआ एग्जाम्पल है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो यहाँ देखिए 2010 2010 बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है कि 2010 ये भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है, तो ये पास्ट टेंस बन रहा है। और पास्ट टेंस अगर बन रहा है तो ये हम पहले भी समझ चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, ये दो बातें ऐसे कैसे माइंड में रखो आप। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बताती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट टेंस को बताती है। ये पास्ट का वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, यानी डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वैसे भी ए हो नहीं सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म में हैज़ नहीं आता, ये भी सेकंड फॉर्म नहीं है, वॉज लगा रखा है, ये भी सेकंड फॉर्म नहीं है, हेड लगा रखा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं आ सकता। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंगल होती है, खुद होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसका, डी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही स्पेस ए लाइन अक्रॉस द पेज, देखो एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चन अपने वापस रिपीट हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है। वैसे इसमें कोई रूल नहीं है, कोई यस्टरडे का रूल नहीं है, फोर सिंस का रूल नहीं है, व्हेन का रूल नहीं है, बिफोर आफ्टर का रूल नहीं है। अगर इनमें कोई डायरेक्ट रूल नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है कि कहीं ना कहीं कोई बेसिक बात है जो यहाँ पूछी जाएगी। देखते हैं नीचे ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन से आंसर आएगा। ड्राइंग बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ। कारण उसका यह है क्योंकि बिना इज, एम, आर, वॉज, वर के आईएनजी नहीं आ सकता, तो ए तो वैसे गलत हो गया। ड्रॉड, डी वैसे गलत हो गया क्योंकि ड्रॉड नाम का इंग्लिश में कोई शब्द नहीं होता है। ड्रॉ की जो तीनों फॉर्म होती हैं वो ध्यान दें, DRAW ड्रॉ, DREW ड्रू और DRAWN ड्रॉन, ड्रू, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये इसकी तीनों फॉर्म है। यानी सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू। इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म ड्रू होती है इसकी। तो आंसर इसका आ जाएगा सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का सेंटेंस, सी स्पेस मुंबई इन 2016, फिर से कोई नियम नहीं है, बस एक बेसिक बात है 2016। और 2016 जो है वो भूतकाल की बात है, ये पास्ट टेंस की बात है। और पास्ट टेंस का नाम आते ही हम वर्ब की क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और विजिट की सेकंड फॉर्म यहाँ साफ साफ दी हुई है, विजिटेड। विजिटेड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ए भी नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ सही क्रिया ही नहीं सकती, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी हेड दिया हुआ है। विजिट जो फर्स्ट फॉर्म है और विजिटेड सेकंड फॉर्म है, तो ये आ जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन, आई स्पेस नथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस रूल पहचानना सीखें। फोर सिंस प्लस टाइम, बीन प्लस आईएनजी पक्का ही आएगा, यानी हैज़ बीन या हैव बीन का टेंस बनता है। तो सी ऑप्शन कट हो गया, बी ऑप्शन कट हो गया। बीन डूइंग नहीं, ये तो हैज़ लगाया ही नहीं, डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, हैव बीन डूइंग। फोर सिंस के वाक्य में हैज़ बीन या हैव बीन का टेंस बनता है और बीन के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये 7 सेंटेंस हैं। उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये टेंस के टॉपिक के कुछ सेंटेंस थे, हमने प्रैक्टिस की है ताकि अपनी तैयारी और मजबूत हो सके। और भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे आएंगे क्योंकि प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट आएगा। एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम बार बार वो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रूल अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। रूल रटना नहीं पड़ेगा, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं हम आज के विशेष टॉपिक की तरफ, कंडीशनल सेंटेंस। टेंस का ही भाग है,
टेंस की जैसे ही दिखने में आता है ऑप्शन, तो ये देखिए, देखो कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल का मतलब है शर्त वाले, और सेंटेंस का मतलब है वाक्य, यानी शर्त वाले वाक्य। इस टॉपिक का नाम है शर्त वाले वाक्य। ये बहुत किताबों के अंदर इस टॉपिक का इंडेक्स के अंदर ये नाम भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज के नाम से भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, ये इफ़ क्लॉज वाले वाक्य। ये हिंदी में भी टॉपिक होता है। हिंदी की व्याकरण के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो हेतु करके जो है ना टेंस के अंदर आएगा। ये हिंदी में ये टेंस के अंदर ही पढ़ाए जाते हैं। हेतु होता है, हेतु मजबूत होता है, ऐसा कुछ करके उसके अंदर टेंस के भाग मिलेंगे आपको। तो ये साथियों काल्पनिक वाक्य हैं। ये कल्पना करते हैं हम इसमें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, तो ये काल्पनिक वाक्य हैं। इनको कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। बिल्कुल सरल तरीके से इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं बेसिकली, तीन कैसे, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो जैसे गो की 3 हो गई, गो, फिर वेंट, गो हो गया, फिर वेंट और फिर गॉन। तो जिस प्रकार से वर्ब की बेसिकली तीन फॉर्म होती हैं, उसी प्रकार से ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये शर्त वाले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सीधी बात याद रखना, जैसे ही इफ़ दिखाई देगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि शर्त वाले वाक्य बन गए हैं। यहाँ वो शर्त वाला नियम लगेगा। और शर्त 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्म की पहली शर्त बनेगी, सेकंड फॉर्म की दूसरी शर्त बनेगी और थर्ड फॉर्म की तीसरी शर्त बनेगी। सिंपल तरीका याद रखने का, 10 मिनट में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म की पहली शर्त, सेकंड फॉर्म की दूसरी शर्त, थर्ड फॉर्म की तीसरी शर्त, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो तीनों की 3 शर्त बनेंगी। इफ से जुड़े हुए 2 वाक्य होंगे। इसमें जोड़ा बनेगा नियम का कि एक तरफ फर्स्ट फॉर्म होगी तो दूसरी तरफ शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म शैल विल, ऐसा आपको उसमें देखना है कि एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म है तो किसी दूसरे वाक्य में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 देखिए, अगर इफ़ के वाक्य में एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ हो, यानी इफ़ का वाक्य हो और एक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो दूसरी तरफ यानी दूसरे वाक्य में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। और शैल विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बेसिक बात है, ये हम पहले से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको और क्लियर कर लेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल हो गया कि एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। इफ़ इट रेन्स, देखो आई और वी के साथ शैल होता है सामान्यतः, और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल होता है। इफ़ इट रेन्स, इफ़ को देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि शर्त वाले वाक्य ये बन गए। उन 3 शर्तों में कोई सी शर्त बनेगी। अंदर आपने जब फर्स्ट फॉर्म देखी यहाँ, तो आप समझ गए कि यहाँ पहले नंबर की शर्त बन रही है, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़े में क्या है, फर्स्ट फॉर्म शैल विल। तो ए भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ आपको शैल विल लिखना है। बी भी ऑप्शन गलत है, शैल विल नहीं है। सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि शैल के साथ यहाँ वर्ब नहीं है। और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन गया, क्योंकि विल भी है और गो भी है। एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो किसी दूसरे वाक्य में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म रेन दी हुई है तो आगे आपने विल लगा दिया, आंसर अपना करेक्ट हो गया। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल नॉट गो टू मूवी, हम मूवी नहीं जाएंगे। हेतु काल्पनिक वाक्य हैं साथियों, बहुत सरल हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे वीडियो को, एक बार नहीं 2री बार सुन लिया करें। जब भी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, 2 बार आप वीडियो को देखें, उसके बाद में प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट फॉर्म शैल विल, तो ये आ जाएगा डी आंसर। आई विल कम, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ़, फिर इफ़ दिया हुआ है। इफ़ को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म शैल विल, ये जोड़ा है। इफ़ का नियम है कि एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में शैल या विल होगा। तो यहाँ देखिए आप, विल यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब आपको केवल और केवल यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, क्योंकि विल है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी तो बी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इनके तो विल वुड लग रहे हैं। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ए भी गलत है, क्योंकि इनवाइटेड ये सेकंड फॉर्म है। और सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनवाइट्स। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये विल है, और पहले नंबर की शर्त बिल्कुल करेक्ट बन गई। एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म तो दूसरे वाक्य में शैल विल। इनवाइट्स, बताइए आपको याद है क्या, एस क्यों लगाया इसने, बताओ। इनवाइट्स एस क्यों लगाया, देखिए याद है क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ। इनवाइट्स एस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ ही एक वचन है,
ये जो करता है सब्जेक्ट है, ये ही एक वचन है। सब्जेक्ट एक वचन होने पर मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इनवाइट्स हो गया उसका। फर्स्ट फॉर्म शैल विल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ वी स्पेस टुमारो वी शैल रीच। इफ़ का मतलब है शर्त बन गई। फर्स्ट फॉर्म शैल विल आपके माइंड में आ गया। यहाँ शैल लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म शैल विल, इसका मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खाली जगह में। तो फर्स्ट फॉर्म ढूंढ लो क्या है। बी आएगा नहीं, सी आएगा नहीं, क्योंकि इनमें तो विल रियल लगा रखा है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विन, वॉन, वॉन, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, सेकंड फॉर्म है। विन फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये शैल फर्स्ट फॉर्म शैल विल, ये पहले नंबर की शर्त अपन बिल्कुल सही पढ़ चुके हैं। और बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो किसी दूसरे वाक्य में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। ये एक रूल अपना हो गया 3 में से। सेकंड रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, शॉर्टकट में बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। फर्स्ट फॉर्म शैल विल, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड। फर्स्ट फॉर्म शैल विल ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर देखो, फर्स्ट फॉर्म की पहली शर्त, सेकंड फॉर्म की दूसरी शर्त, थर्ड फॉर्म की तीसरी शर्त। तो फर्स्ट फॉर्म की पहली शर्त तो बना ही ली हमने, फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़े में शैल विल था। अब आ जाओ दूसरे रूल में। अगर इफ़ के वाक्य में एक तरफ सेकंड फॉर्म दी हुई हो, देखो इफ़ के वाक्य में अगर एक वाक्य में सेकंड फॉर्म दे दे तो दूसरे वाक्य में शुड वुड कुड माइट में से कोई एक आएगा। शुड वुड कुड माइट में से कोई सा भी एक आ जाएगा वहाँ। सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड माइट, आपको याद ऐसे करना है। आप मेरे साथ इसको दोहराएं। फर्स्ट फॉर्म शैल विल, मेरे साथ इसको दोहराएं, बोलें आप इसको। फर्स्ट फॉर्म शैल विल, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, शुड वुड कुड, एक साथ याद करें, शुड वुड कुड। फर्स्ट फॉर्म शैल विल, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड माइट, माइट भी आ जाएगा, शुड वुड कुड। इस तरीके से करके अपने को ढूंढना है। पहले नंबर की शर्त हो तो पहले नंबर के अकॉर्डिंग वाक्य बनाना है, और दूसरे नंबर की हो तो दूसरे नंबर के अनुसार वाक्य बनाना है। एग्जाम में कैसे सेंटेंस आएंगे, देखिए नीचे वाक्य लिखा हुआ है, एग्जाम में बना हुआ सेंटेंस है। यहाँ से रवाना हुए, इफ़ को देखते माइंड में तुरंत आ गया कि ये शर्त वाला वाक्य है, क्योंकि वो इफ़ के वाक्य होते हैं। अब कौन से नंबर की शर्त बनी है, पहला नंबर या दूसरा नंबर या तीसरा नंबर, वो देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है वुड, वुड से पता चल गया शुड वुड कुड, यानी दूसरे नंबर की शर्त है, यानी यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, तो वुड तो दे ही दिया, आप सेकंड फॉर्म लगाओ। तो सेकंड फॉर्म के हिसाब से बी भी गलत है, डी भी गलत है। अभी मैंने बताया था विन, वॉन, वॉन, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सी जो है वो करेक्ट आंसर है। वॉन, वॉन सेकंड फॉर्म है, और ये वुड है, यानी सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट इस तरीके से बन जाएगा। तो सेकंड फॉर्म के साथ शुड वुड कुड, यानी ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पेस अ टाइगर इन द पार्क आई स्पेस अ ट्री। अब की बार दोनों जगह ब्लैंक छोड़ दिया है। एग्ज़ाम में कई प्रकार से सेंटेंस बनते हैं दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में अलग अलग पैटर्न है। बात वही है कि फर्स्ट फॉर्म शैल विल, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, आपको जोड़ा बनाना है। चाहे वो पहले नंबर का जोड़ा सही बने तो पहला नंबर भी सही है, और दूसरा नंबर का जोड़ा सही बने तो दूसरा नंबर भी सही है। लेकिन अब की बार दोनों जगह खाली छोड़ दिया, तो देखते हैं। सी फर्स्ट फॉर्म है तो क्लाइम फर्स्ट फॉर्म है, गलत, ऐसा कोई जोड़ा नहीं होता। फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल या विल होता तो चल जाता काम। सी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ वुड है, गलत, ऐसा भी कोई जोड़ा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल या विल का तालमेल है, वुड थोड़ी होता है। हैड, वुड, गलत, वुड के साथ सेकंड फॉर्म लगती है, हेड नहीं लगता। SAW सो सेकंड फॉर्म है, और वुड यहाँ लिखा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। दूसरे नंबर की शर्त बन रही है, और वाक्य में दूसरे नंबर का हेतु मजबूत है। ये भूतकाल में चल रहा है, काल्पनिक वाक्य कि इफ़ आई सो ए टाइगर, अगर मैं टाइगर को देखता पार्क में, आई वुड क्लाइंब अ ट्री, तो मैं एक पेड़ पर चढ़ जाता। अगर मैं टाइगर को देखता तो पेड़ पर चढ़ जाता। उसने टाइगर देखा नहीं और वो पेड़ पर चढ़ा नहीं। ये हेतु काल्पनिक वाक्य हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप मेहनत करते तो पास हो जाते, ये काल्पनिक वाक्य हैं। फर्स्ट फॉर्म शैल विल, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई स्पेस एज बिग एज यू आई वुड किल यू। वुड के हिसाब से देखें तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए साफ, क्योंकि सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, तो वुड दे दिया तो यहाँ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए।
अब सेकंड फॉर्म लगाने के लिए नीचे ऑप्शन देखने लगे तो नीचे चारों ऑप्शन में एक भी वर्ब नहीं है, न फर्स्ट फॉर्म है, न सेकंड फॉर्म है, न थर्ड फॉर्म है, यानी मेन वर्ब है ही नहीं। अगर मुख्य क्रिया है ही नहीं तो सेकंड फॉर्म मन से थोड़ी लगाएंगे, तो यहाँ स्थिति अलग क्रिएट हो गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस बना हुआ है। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी राजस्थान में इंग्लिश जिसका में आता होगा और ये एग्ज़ाम में बना नहीं होगा पैटर्न। सब एग्ज़ाम्स के अंदर पैटर्न बनाइए, तो आप इसे ध्यान रखें। दूसरे नंबर की शर्त है, ये पहचान वुड से हो गई। सेकंड फॉर्म आएगी, ये रूल याद था क्योंकि सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड। अब कोई सी भी वर्ब नहीं है तो दूसरे नंबर की शर्त में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। ये बात लिख लो आप, ये रूल आप लिख लो, लिख के अच्छी तरह तैयार कर लो। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं हो, ड्यूटी जाने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलता हो कि आप नोट्स बनाएं और इतना टाइम दें, तो आप कमेंट में ये बात ज़रूर लिखें। मेरे व्हाट्सएप आप जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं लिंक देखकर, वहाँ आपको PDF में डाल दूंगा कंप्लीट नोट्स बनाई हुई प्रैक्टिस सहित। आप उसका प्रिंट आउट देके अच्छी तरह आप उसमें कर सकते हो, आपका टाइम बचा सकते हो। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप कमेंट में ये बता देना। इफ़ आई स्पेस एज बिग एज यू आई वुड किल यू, इफ़ आई वर एज बिग, अगर मैं इतना बड़ा होता जितना आप, आई वुड किल यू, तो मैं आपको मार देता। आपने ऐसे वाक्य खूब देखे होंगे, अगर मैं PM होता, अगर मैं CM होता, अगर मैं डॉक्टर होता। तो ये काल्पनिक वाक्य हैं, इनमें हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, चाहे आपका सब्जेक्ट यहाँ एक वचन हो और चाहे सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो, इसमें हमेशा जो है वो वर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है साथियों। टेंस का टॉपिक आप अच्छे से जो है ना रूल्स आप तैयार कर लेना। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाई दिए हैं और 3 शर्तों में से 2 शर्त हमने पूरी कर ली हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल विल होता है और सेकंड फॉर्म के साथ शुड वुड कुड होता है। तीसरे नंबर की शर्त हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे, छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें तीसरे नंबर की शर्त होगी और कुछ खास एग्जाम्पल्स होंगे जो आज से पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके लिए मैं पूरे कोशिश, अच्छी से अच्छी कोशिश ये रहेगी कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपकी प्रैक्टिस करी जाए और 100% ये वादा है कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन एग्जाम्पल्स और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये सभी एग्ज़ाम में आज तक आए हुए जो हैं उनका शॉर्टकट और शॉर्ट मेथड से अपन पढ़ रहे हैं। आप अपने जो भी साथी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और विवेकानंद मॉडल स्कूल की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये शेयर करें और चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आगे से आगे आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।